अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, +24 न्यूज़ देखने वालों को खुशामदीद। आप मेरा यूट्यूब और वेब चैनल देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट ज़ीशान अनवर। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबका सिटी सदर आल कौंसलर इत्तेहाद पंजाब चौधरी मोहम्मद इफ़ज़ाल अहमद गुज्जर साहब। उनसे बात करते हैं। साहब ये बताइएगा, आपकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ वाबस्तगी कब से हुई और इसके पीछे क्या राज है? इमरान खान के साथ और मेरी वाबस्तगी जब उन्होंने स्पोर्ट्स को खैराबाद किया और शौकत खाना बनाने के हवाले से उन्होंने अपनी एक मुहिम चलाई। उसके लिए मैंने फंड रेजिंग का काम किया। मैं स्कूल दौर में उस वक्त 7th और 8th में पढ़ता था, तो उस वक्त मैंने इनकी फंड रेजिंग की। तो उससे मैं खान का दीवाना होना शुरू हो गया था बस। अच्छा, रवायती सियासतदानों से हटकर खान में ऐसी क्या चीज़ है जो उनके साथ अटैच होता है, वो उनको छोड़ने का नाम नहीं लेता, और जो छोड़ता है फिर वो दोबारा सियासत में इन नहीं होता? ये क्या जादू है? ये मैं समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर ये बहुत बड़ा जादू ही है। आप जादू तो नहीं कह सकते हैं कि खान साहब के साथ जो भी जुड़ा है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एकदम कोई भी कुछ भी ले लें, आप कोई सियासतदान ले लें, कोई वर्कर ले लें, कोई आप टीवी चैनल ले लें, जो भी खान साहब के साथ जुड़ा है, वो दिलों के अंदर एक आसमान को छुआ है उसने। तो खान साहब के साथ वाबस्तगी जो है वो उनकी जो ईमानदारी है और उन्होंने जो अपनी ज़ुबान पे क्या लगे स्टैंड हो जाते हैं कुछ फैसलों के लिए। और दूसरे उन्होंने जो अमेरिका वगैरह कंट्रीज वगैरह और दूसरे कंट्री में जो पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया, ये सबसे नुमायाँ ख़ुसूसियत उनकी। और उसने आखिर पे उन्होंने जो इस्लामोफ़ोबिया पे काम किया और जो काम 72 सालों में ये हमारे उलमा साहिबान या सियासतदान या कोई भी फजल रहमान या कोई भी ज़ैद बकर नाम ले लें, जो इनका बनता था, कश्मीर पे इनका काम बनता था, इन्होंने कोई काम नहीं किया। कश्मीर में भी अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने बहुत अच्छा वर्क किया। और दूसरे नंबर पे इस्लामोफ़ोबिया पे जो उन्होंने काम किया, वो आज तक दुनिया अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई कर ही नहीं सका। और मैं समझता हूँ कि खान साहब ने जो इस्लामोफ़ोबिया पे काम किया था, उसके बाद मेरा ईमान पुख्ता हो गया कि मैं सियासत के लिहाज से खान साहब को कभी नहीं छोड़ सकता। कि जिसने मेरे नबी पाक की हुर्मत के बारे में बात की, जिसने जनरल असेंबली के में खड़े होकर ये कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। जब उसके उनके ऊपर आप कोई बात करते हैं, हमारे दिलों को ठेस पहुँचती है। आप देखते हैं कि जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, जब आपका कोई प्यारा, आपका कोई मोहब्बत करने वाला उसके खिलाफ कोई बात करे तो आपको कितनी तकलीफ होती है। ऐसी तकलीफ होती है जैसे आप हमारे नबी पाक के बारे में बात करते हैं तो हमें तकलीफ होती है। लिहाजा मैं इमरान खान को इस तकलीफ के बाद छोड़ भी नहीं सकता। आप खान साहब के बहुत ज़्यादा चाहने वाले वर्कर भी हैं, सरगर्म वर्कर भी हैं, और अपनी सिटी कौंसल में भी आपने बहुत खिदमात सरअंजाम दी हैं। खान साहब के ऊपर भी तनकीद होती है कि वो 2018 में उनको मौका भी मिला है हुकूमत बनाने का। उनकी जो तर्ज़ हुक्मरानी थी और उनका जो मंशूर था और उनका जो विज़न था, लोगों ने ये भी कहा है कि वो उसमें फ़ेल भी हुए हैं या नाकाम भी रहे हैं, या जैसी बातें की थी वो पूरी नहीं की। इस चीज़ को आप कैसे बयान करेंगे? खान साहब का असल में सियासत में आना ये फर्स्ट टाइम था। उससे पहले उन्होंने 2-3 इलेक्शन लड़े। 97 में इलेक्शन लड़ा, उसके बाद 2 बार उन्होंने इसका बाइकआउट किया। 2013 में इलेक्शन लड़ा और 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते, वज़ीर-ए-आज़म बने। कोई भी बंदा जब किसी फ़ील्ड में आता है, वो उसका मास्टर नहीं होता। हुँ। खान साहब ने ऐलान तो किया था कि मैं 100 दिन के अंदर ये फलाँ-फलाँ काम कर दूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। जब बंदा किसी चेयर पे बैठता है, उसको पता लगे कितनी मुश्किलात होती हैं। कितनी परेशानियाँ होती हैं, कोई भी काम करने के लिए क्या-क्या जतन करने पड़ते हैं। इसलिए खान साहब मैं समझता हूँ वो उस टाइम में जो डिलीवर करना चाहिए था वो नहीं कर सके। लेकिन जो उन्होंने डिलीवर कर रहे थे, वो हम लोग उसकी प्रैक्टिस ही नहीं थी। हमारी प्रैक्टिस थी कोई भी वज़ीर-ए-आज़म आ गया, प्रेज़िडेंट आ गया, हमें क्या चाहिए जी? हमें आटा, घी, चीनी, मकान चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। असल काम जो था एक कौम बनाने का। खान साहब इस जो कह लें कि इसके ऊपर काम कर रहे थे। मैं पाकिस्तान को जो एक हजूम की शक्ल है, इसको एक कौम बना दूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कौम बनाई है, उन्होंने शऊर दिया है, लोगों को शऊर मिला। लोग आज जगह-जगह पे खड़े होके अपने लोगों से सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो इससे पहले नहीं था। मैं सब कुछ नहीं डिलीवर कर सके, लेकिन उन्होंने बहुत सारा डिलीवर किया भी है, जिसके अंदर मैं अब आपसे इससे पहले बात कर चुका हूँ कि जो ओवरऑल इंटरनेशनल कंट्रीज़ में हमारे ओवरसीज़ थे, खान साहब के दौर में वो सैल्यूट पेश करते थे खान साहब, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट जो थी, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी ओवरसीज़ की।
आज फिर वो बैक पे चले गए हैं सारे। ये खान साहब की वजह थी। अच्छा, खान साहब के दौर में देखा जाए तो इकॉनमी भी काफ़ी बेहतर रही है और उनके दौर में सेहत के शोबे में भी काफ़ी इनकलाबी इकदाम उठाए गए हैं और महंगाई भी उनके दौर में 12% रही है, जो कि मौजूदा 39 से 40% है। और इसके अलावा दीगर उनके ऐसे इकदाम थे जिसके ऊपर कौम ने यानी कि कह लें कि खुद उनको गुड गेस्चर करार दिया और नेक शगुन करार दिया है। तो ये भी चीज़ें हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी, खान साहब के दौरे हुकूमत में जो मईशत थी उनकी जो वो ऊपर गई माशाल्लाह। और देखिए कोरोना जैसी वबा जो हमारे मुल्क में आई, वो एक बड़ा सख्त दौर था खान साहब की गवर्नमेंट का। ऊपर से हमें फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट मिली थी और उसी वक़्त ये कोरोना की वबा फैल गई। उन्होंने ये जो 2019 और 20 कोरोना का सेशन था, वो बड़े अच्छे तरीके से उसको टैकल किया। जबकि आप देखें इंडिया, बांग्लादेश, दूसरे जितने श्रीलंका सारे कंट्रीज़ बंद हो चुके थे। लेकिन खान साहब ने ये फैसला किया कि मेरा मुल्क गरीब है, मेरी अवाम गरीब है, मज़दूर का चूल्हा बंद हो जाएगा। उन्होंने कोई इंडस्ट्री बंद नहीं की। उन्होंने ठीक है एक लॉ एंड ऑर्डर पास किया कोरोना के लिए कोरोना के लिए कि आप इसको इसके ऊपर अमल करें, अपनी फैक्ट्रीज अपनी जो शॉप्स है खोलें। और आप देखिए कि उस वक़्त पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट के इतना ऑर्डर था कि इनसे ऑर्डर नहीं पूरा हो रहा था और मज़दूर जो मिलें थी उनको मज़दूर नहीं मिल रहे थे। इतना काम पाकिस्तान में आ गया था। मईशत माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी खान साहब के वक़्त। अच्छा, 9 अप्रैल 2022 की रात जो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी हुई, उसको आप कैसे लेते हैं? और उसके बाद जो 16 माह की गवर्नमेंट आई थी, उसकी कारकर्दगी को आप कैसे लेते हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक पाकिस्तान में आई इमरान खान के खिलाफ, ये एक बहुत ही घिनौना अमल था। एक मुल्क बड़ी अच्छी लाइन पे चल रहा था और बड़ी खूबसूरत लाइन पे चल रहा था। हमारा ओवरऑल इमेज बुलंद हो रहा था, सेहत के ऊपर काम हो रहे थे। लेकिन एकदम से ये जो रजीम चेंज आया और इन्होंने अदम एतमाद करके इमरान खान को घर भेजा। ये बहुत पाकिस्तान के साथ ज़्यादती थी, पाकिस्तानी अवाम के साथ ज़्यादती हुई सर। अच्छा, खान साहब कहते हैं कि जो ब्लंडर हुआ था 9 अप्रैल 2022 की रात और अदम एतमाद का जो एक ड्रामा था वो सारा फिक्स था। अब आपने उसका बदला लेने के लिए वोट का इस्तेमाल करना है। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? जी, बिल्कुल जो अमल पाकिस्तान ये बेसिकली मैं तो समझता हूँ इमरान खान के खिलाफ कोई अमल नहीं हुआ था। ये पाकिस्तानी जो कौम है, पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर ये डाका था। जो अब इंशाल्लाह हमारे पास वक़्त है और ये लोगों को पता भी चल चुका है कि ये जो गलत था, यो जो ठीक हुआ। देख रहे हैं अगर इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद की आज लोगों को पता चल गया कि 16 माह में इन्होंने अवाम का जीना हराम कर दिया। आप बिजली का यूनिट भी ले लें तो कहाँ से ये 15-20 का यूनिट 50-60 से ऊपर यूनिट चला गया है। अब एक गरीब बंदा अपने बिजली का बिल ही नहीं दे सकता। इसलिए 16 माह की कारकर्दगी इनकी इंतहाई बोगस रही, इंतहाई इन्होंने जुल्म कर दिया। अब हमारे पास वक़्त है कि हम इस जुल्म का बदला वोट से लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने 1997 से तहरीक-ए-इंसाफ को जॉइन किया और उनके वर्कर रहे हैं, आपने बहुत सारी खिदमात पेश की हैं। कुछ ऐसे वक़्त भी आए होंगे जब आपको कामयाबी की सूरत में कोई सीट्स वग़ैरह आपने विन की होंगी, तो उस दिन आपके क्या तासुरात थे पीटीआई के? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी जब इस तरह का सीन 97 तो आपने पहले बता दिया 97 से पहला मैं इमरान खान का वर्कर हूँ अपने सीसी में और मेरे साथ मेरा पूरा ग्रुप था। उस वक़्त इंतखाबी निशान खान साहब का चिराग हुआ करता था। उस वक़्त से लेके उस वक़्त पता था हमारे गिने-चुने वोट हैं, लेकिन उस बार भी हमने जो अपनी कैम्पेन की थी बड़ी लेवल के ऊपर की थी। तो उसके बाद जब हम पीपी 72 की पहली सीट जीते थे, आप कह रहे हैं कि जब आप विन करते हैं तो क्या फ़ील करते हैं? हम तो सारी रात सोए नहीं थे कि फैसलाबाद में पहली सीट हमने शेख खुर्रम के नाम से विन की और हमारी खुशी सँभाली नहीं जा रही थी, इतना हमें उसका खुशी महसूस करते हैं। और जब 2018 में आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पहली गवर्नमेंट बनी है और तहरीक-ए-इंसाफ ने गवर्नमेंट भी बनाई है और साथ में इलेक्टेबल्स को भी साथ मिलाया था और वही इलेक्टेबल्स जो हैं, वही खान साहब को बाद में घेरा देकर गए हैं और खान साहब की हुकूमत गिराने में उनका बड़ा किरदार रहा है। उनके ऊपर क्या कहेंगे? मैं समझता पाकिस्तान के अंदर ये जो लोग हैं ना, इनको तो सियासत से वैसे ही आउट कर देना चाहिए। ये मुझे नहीं समझ आती ये किन ओछे हथकंडों के ऊपर आते हैं। सब फ़र्ज़ करें
कि एक बंदा यार कितना कमा लेगा, कितना खा लेगा। ये लोग पैसे की खातिर कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। आज ये पीपल्स पार्टी में है, कल नून लीग में चले जाते हैं, आज पीटीआई में चले जाएंगे। ये लोग जो हैं ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी सियासत के साथ खिलवाड़ करते हैं। खान साहब अभी भी इनके पूरी उम्मीद है कि 2024 का इलेक्शन जो आ रहा है 8 फरवरी 2024 को वो एक सरप्राइज देंगे, 2 से 1 सरिये से जीतेंगे। आप देरीना वर्कर हैं, आप उनके जेल जाने में और उनसे उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन जाने पर क्या इसके ऊपर अखज़ करेंगे? खान साहब इस वक्त जो पूरी उम्मीद इसलिए है कि अवाम जो है इस वक्त पूरे क्या लोग जोश के साथ और गुस्से में भी है। अवाम के जज्बात जो है गुस्से में भी हैं और जज्बात इनके उभरे हुए हैं। और दूसरा ये जो इन्होंने किया है अवाम के साथ, इसलिए लोगों ने खुद से ये फैसला कर लिया। जो लोग जो अमरान को पसंद नहीं करते थे आज वो भी करते हैं। हुँ। और पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि अब इमरान खान को अपनी कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब 2 तिहाई अक्सरियत से वापस आएँगे। और दूसरी बात ये है कि जब इमरान खान कामयाब होगा, तो इंशाल्लाह वो बाहर भी आएँगे। फैसलाबाद जो है पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। देखा जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, सनती शहर है और तारीखी तौर पर भी फैसलाबाद का एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान कराची, लाहौर के बाद फैसलाबाद का नाम आता है। जदीद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसके अलावा और फैसलाबाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना होने के बराबर है। मेगा प्रोजेक्ट्स भी नहीं है और रोड्स वगैरह भी वैसे नहीं जो होने चाहिए। इसके ऊपर क्या कहेंगे? तहरीक इंसाफ की 3.5 साल गवर्नमेंट रही है। जी, तहरीक इंसाफ की 3.5 साल गवर्नमेंट रही है, जो इतने बड़े मंसूबे हैं, वो 2-3 साल में तो मुकम्मल ही नहीं होते। तो मेरे ख्याल में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर भी हूँ और अक्सर मीटिंग्स अटेंड करता हूँ। वहाँ पे ये जो मेगा किस्म के प्रोजेक्ट बनते हैं, जो 100 साला मंसूबा बनता है फैसलाबाद के लिए, सिटी के लिए, सेफ सेफ सिटी के लिए, वो सिर्फ कागज़ों तक ही महदूद रह जाते हैं। उसके ऊपर अमली काम कोई नहीं होता। अब देखें फैसलाबाद के अंदर ट्रैफ़िक को ले लें, तो ट्रैफ़िक का इतना बुरा हाल है कि आप स्कूल टाइम ट्रैफ़िक जो है जैम हो जाती है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर फैसलाबाद के अंदर वो इसको काफ़ी सारे रोड जो हैं वो अपने सिग्नल फ्री करने चाहिए। और इसको मैं पीछे अगर थोड़ा-सा चला जाऊँ तो काफ़ली के दौर में जो लास्ट उनकी गवर्नमेंट चल रही थी, तो उस वक़्त इसके कोई 9 या 8 ओवरहेड ब्रिज अंडरपासेस पास हुए थे, जिसका ठेका भी नेस्पाक को दिया गया था। जब ये गवर्नमेंट खत्म हुई तो ये दोबारा फिर इनकी गवर्नमेंट आ गई, निगरान गवर्नमेंट ये शहबाज शरीफ वगैरह की। तो इन्होंने जैसे ही शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बनी, इसने फौरी तौर पे वो सारा जो फैसलाबाद का बजट था, वो सारा लाहौर ले गए और रिंग रोड इन्होंने 24 आवर काम करके बनाया। मैं समझता हूँ कि ये फैसलाबाद को इतना छोटा शहर क्यों समझ लेते हैं, या फैसलाबाद के जो ताजर हैं, मैं तो समझता हूँ कि हमारे जो ताजर भाई है ना, वो थोड़े से कमज़ोर हैं। उनको अपने फैसला करने के लिए या उनको सिटी के लिए कुछ अच्छा मेगा प्रोजेक्ट लेने के लिए वो अमली काम नहीं करते। वो वैसे मीटिंग्स तो करते हैं, लेकिन जो फैसलाबाद की करना चाहिए वो नहीं करते। वो दूसरे शहर जो है सियालकोट देख लें, उन्होंने अपनी एयरलाइन अपनी मुतारफ कर दी है। लाहौर देख लें, इन शहबाज शरीफ वगैरह गवर्नमेंट ने ये लाहौर को ज़्यादा तरजीह देते हैं, फैसलाबाद को छोड़ देते हैं। तो ताजरों का मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा मलदखल ज़रूर है। अब 2024 के इलेक्शन में आज नून लीग ने अपना मंशूर भी पेश कर दिया है। उसमें भी देखा जाए तो वो रवायती तौर पर कहते तो बहुत कुछ है। रवायती तौर पर उनका जैसे कहा जाता है कि वो सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी के सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी फैसलाबाद का नंबर नहीं लगता। तो इसके ऊपर आप क्या बयान करेंगे? मैं इससे पहले भी आपको कहना चाहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट इनकी जब भी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने सिर्फ लाहौर को तरजीह दी है या फिर कह लें थोड़ा बहुत इस्लामाबाद को तरजीह दी है। फैसलाबाद तो इनके कागज़ों में होता ही नहीं। वो मैं समझता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर फ़र्ज़ करें कि नून लीग की गवर्नमेंट है, तो फैसलाबाद को क्यों नहीं ये तरजीह देते? उसकी बड़ी वजह मैं समझ आपसे इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, या तो ताजर है, दूसरे नंबर पे आप ओवरऑल इनके नुमाइंदे देख लें। अब फर्ज करें मेरे हलके में अकरम अंसारी है। अकरम अंसारी आप समझते हैं कि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ सकता है या कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना सकता है फैसलाबाद के लिए, या जाके अपनी असेंबली में जाके कहेगा जी मेरे फैसलाबाद को कोई मेगा मेगा प्रोजेक्ट फलां दे दो। मैं समझता बोल नहीं सकता। ये सिर्फ दिहाड़ियां लगाने के लिए आते हैं और इनका काम ही कोई नहीं है। अगर ये पढ़े लिखे हों, बाशऊर हों, लेकिन इनके पास कोई डिग्री हो, अच्छी लेवल की हो, माहिर सियासियात हों, तो ये कुछ फैसलाबाद के लिए करें। जब है ही सारे अनपढ़ जाल इन्होंने रखे हुए हैं, तो ये मैं समझता हूँ कभी भी ये तरक्की फैसलाबाद नहीं करेगा इन लोगों के हाथों।
चौधरी अफजाल अहमद गुज्जर साहब ये बताइएगा, 8 फरवरी के दिन इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपकी कितनी तैयारी है? जी, उसके ऊपर तो हमारी तैयारी है कि दिन-रात हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमसे सबसे ज़्यादा मुश्किल इस वक़्त जो आ रही है वो ये है कि इंतखाबी निशान की वज़ह से। क्योंकि पहले हर बंदे को पता होता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंतखाबी निशान बैड है या फलाँ का ये है, फलाँ का ये है। वो लोगों को बताने के लिए या वो लोगों को वोट डालने के लिए बड़ी आसानी होती है। इस बार हमें थोड़ी तकलीफ़ हो रही है कि हमें लोगों को घर-घर जाकर वो अपना इंतखाबी निशान याद करवाना पड़ रहा है। वो भी किसी हलके में तो सेम है एमपी और एमएनए का, और बाकी हलकों में मेरे हलके में अब अगर ऊपर मैं देखूँ एमएनए को तो वो शटलकॉक है, जिसको हम चिड़ी कहते हैं, चिड़ी-छिक्का जो खेलते हैं। और नीचे हम एमपी को देखें तो उनका इंतखाबी निशान बैज है। हम हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन लेकिन लोगों का जो जोश है, जो उनका जज्बा है वोट देने का या खान साहब से मोहब्बत का, वो बहुत कहने को काबिल रशक है। लेकिन हमें जो जो मसले आ रहे हैं वो सिर्फ इंतखाबी निशान में आ रहे हैं। वो इंशाल्लाह हमारा वर्क कर रहे हैं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। आज भी हमने वर्क किया है, हम लोगों को 8 फरवरी तक ये निशान जरूर याद करवा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 28 जनवरी बरोज़ इतवार खान साहब की कॉल है कि तमाम तर पूरे पाकिस्तान में जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और टिकट होल्डर हैं, वो अपने हलकों में निकलें, अवाम को साथ लेकर निकलें। आपकी क्या तैयारी है? हमारी तैयारी जो खान साहब ने जो आवाज़ दी है इसके ऊपर कि बरोज़ इतवार ये अपनी रैलीज़ निकालेंगे, और जो एमएनए, एमपीए नुमाइंदे हैं वो अगर नहीं निकलेंगे तो उनके ऊपर रिएक्शन होगा पार्टी की तरफ से। तो हमारी तैयारी मुकम्मल है जी। हमें एमएनए और एमपी की तरफ से कॉल्स भी हैं, और कल इंशाल्लाह दोपहर को हम जो रैली निकालेंगे उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। और आपके हल्का एनए 103 के उम्मीदवार हैं मियाँ अली सरफराज, और पीपी 112 से राना असद महमूद, उनके वर्कर्स को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए आपका ओवरऑल क्या पैगाम है? मेरा ओवरऑल जी, पहले उम्मीदवार जो है मेरे लिए ये खुशकिस्मती है कि मेरे हल्के में दोनों उम्मीदवार जो है मियाँ अली सरफराज और राना असद महमूद दोनों पढ़े लिखे हैं और बाशऊर हैं और समझदार हैं, बड़े महज़्ज़ब दोनों उम्मीदवार हैं। तो हमें खुशी होती है जब किसी हलके के अंदर इस तरह के उम्मीदवार हमें मिलते हैं। तो मेरा पैगाम ओवरऑल जितने भी कारकुन हैं, वर्कर हैं, वोटर हैं, उनको यही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए वोट करें, अपनी मेहनत करें, इंतखाबी निशान के ऊपर स्टैंप करें, और 8 फरवरी को इमरान खान को वोट देकर कामयाब करें, ताकि हमारे पार्टी के ऊपर जो मुश्किलात हैं वो दूर हों। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मौजूद चौधरी अफजाल अहमद गुज्जर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना सरगर्म वर्कर हैं और अपनी खिदमात के बारे में बता रहे थे और तासरात पेश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं और यकीन करते हैं आपको आज का प्रोग्राम और इंटरव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।